डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म। तो आज की क्लास में बात करने वाले हैं पीएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है उनका सॉल्यूशन मेरे द्वारा करवाया जा रहा है। जो 2004 से लेकर 2024 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके जून मंथ तक, तो सारे क्वेश्चन मैंने कलेक्ट कर रखे हैं। तो टोटल 1000 क्वेश्चन आपके लिए कलेक्ट कर रखे हैं, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हर एग्जाम में हर बार रिपीट होते हैं। और आपने अगर ये PYQ कर लिया तो आपकी जो रिसर्च मैथोलॉजी है वो बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग होने वाली है। तो ये रिसर्च मैथोलॉजी के 1000 जो क्वेश्चन है वो आपको पर क्लास जितने भी मेरे से हो पाते हैं उतनी क्लास को आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश मैं करती हूँ। और इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे प्रोवाइड करवा दी जाती है। ठीक है, क्लास के बाद में आपको जो PPT है, PPT PDF है, जो भी है कंटेंट आपको स्टडी मटेरियल वहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया जाता है। तो जो टेलीग्राम चैनल है मेरा, तो उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और ये क्लास आपको हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में देखने को मिलेगी, जिसमें आपको हिंदी जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया जाता है। और यहाँ पे जो PPT PDF है वो आपको फ्री अवेलेबल करवाई जाती है विदाउट एनी कॉस्ट है। ठीक, और जो टेलीग्राम चैनल की जो ज्वाइनिंग है वो भी फ्री है। और डिटेल सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए तो स्टूडेंट डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियोस आती है, जो भी क्लासें आती हैं, तो आपको नोटिफिकेशन यूट्यूब द्वारा सेंड किया जाए। तो चलो देखते हैं क्वेश्चंस की। और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट वगैरह होता है, कोई क्वेरी वगैरह होती है, तो आपके लिए कमेंट सेक्शन ऑन रहता है, तो वहाँ पे आप कमेंट करके बता दीजिए। और टेलीग्राम जो चैनल है उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, और जो चैनल का बायो है उसमें भी आपको टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सअप चैनल, जहाँ से भी आप जुड़ना चाहते हो वहाँ की लिंक आपको अवेलेबल करवा दी गई है। तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए सभी लोग। तो चलो देखते हैं, अपने क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। टाइम खराब बिल्कुल भी नहीं करते। हमारी क्लास में जो भी होता है वो कंटेंट होता है वही डिलीवर किया जाता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो आज की क्लास का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि दो या दो से अधिक चरों के बीच संबंध का निर्धारण किस में होता है, किसके द्वारा किया जाता है। डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स ऑक्यूर्स इन, तो किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो सर्वे रिसर्च के द्वारा, सर्वेक्षण अनुसंधान के द्वारा, एक्शन रिसर्च के द्वारा, क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा, कोरिलेशनल, ठीक है, कोरिलेशनल सहसंबंधात्मक अनुसंधान के द्वारा, और नेचुरलाइज्ड ऑब्जर्वेशन के द्वारा, प्रकृतिवादी अवलोकन के द्वारा। तो इसके द्वारा पूछा गया है क्वेश्चन में कि दो या दो से अधिक चरों के बीच में जो संबंध होता है, रिलेशनशिप होता है, वो किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो यहाँ पे आपको कोरिलेशन, रिलेशन के बारे में, सहसंबंधात्मक जो अनुसंधान है इसके द्वारा, यहाँ पे दो या दो से अधिक चरों के बीच में जो संबंध होता है उसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, सहसंबंधात्मक जो अनुसंधान किया जाता है, कोरिलेशनल रिसर्च जो किया जाता है उसके द्वारा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 71 का। तो ये क्वेश्चन की जो सीरीज है मैंने पहले जो क्लासें आपको प्रोवाइड करवाई है, उसमें आपको जो क्लासें हैं वो जितने क्वेश्चन मैंने एक क्लास में प्रोवाइड करवाई उनकी सीरीज उतनी ही रखी है। नेक्स्ट क्लास की सीरीज आपकी 1 से फिर से स्टार्ट की है। लेकिन मेरे जो चैनल पर जो है यूट्यूब पर और जो टेलीग्राम चैनल पर, उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि मैम हमारी जो है वो PPT में जो आंसर की है वो थोड़ा सा ऐसे ऊपर नीचे हो रही है। ठीक है, तो आप क्या करिए, जो भी क्लास आती है उसमें जो है सीरीज आप वही लेके आइए, जो नेक्स्ट क्लास में जहाँ से आपने खत्म किया था उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी सीरीज से लेके आइए, ताकि हमें जो क्वेश्चन है PPT है कंटेंट देखने में थोड़ा सा आसानी हो। तो मैंने वो सीरीज आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो वही रखा है, जो पिछली क्लास में जो खत्म हुआ था उससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट सीरीज का वही रखा है। तो इस प्रकार से आपको भी हेल्प होगी और मुझे भी अच्छा लगा ये, तो मैंने इसको इस प्रकार से लाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे C ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 71 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन इज द प्रोसेस ऑफ इमर्सिंग योरसेल्फ इन द स्टडी। ठीक है, प्रतिभागी अवलोकन स्वयं को अध्ययन में डुबोने की प्रक्रिया है। पीपुल, लोग, विकल्प, ऑप्शंस, तरीके, मेथड्स, आउटकम्स, परिणाम। तो यहाँ पे प्रतिभागी अवलोकन स्वयं को अध्ययन में डुबोने की प्रक्रिया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका लोग पीपल्स आपके करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 73 नंबर का क्वेश्चन। 73 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि एथेलोग्राफी का वर्णन है। ठीक है, एथेलोग्राफी डिस्क्राइब्स, तो किसको डिस्क्राइब करती है एथेलोग्राफी। वे ऑफ लाइफ, जीवन का तरीका। कल्चर, संस्कृति के बारे में। बोथ एंड बी, दोनों, ए और बी। और प्रोगेनी, संतान। तो किसके बारे में एथेलोग्राफी वर्णन करती है, एथेलोग्राफी वर्णन करती है। तो ये किसके बारे में बताती है। तो 73 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ये जीवन को भी बताती है, जीवन का भी वर्णन करती है। और जो संस्कृति होती है, वे ऑफ लाइफ एंड कल्चर,
जिसमें एक मनुष्य का जीवन जिया जाता है, जिसमें कल्चर में रह के, किसमें कल्चर में रह के एक मनुष्य अपना जीवन यापन करता है, ठीक है, समाज संस्कृति को देख के। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका जीवन का तरीका और संस्कृति एथोलोग्राफी वर्णन करती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 74 नंबर क्वेश्चन है। शिक्षण में सबसे कम महत्वपूर्ण कार्य है। तो यहाँ पे द लिस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स टू डू इन टीचिंग इज। तो विद्यार्थियों को दंडित करना, ठीक है, पनिशिंग द स्टूडेंट्स, दिलचस्प तरीके से व्याख्यान देना, लेक्चरिंग इन इंटरेस्टिंग वे, कक्षा में अनुशासन सुनिश्चित करना, इंश्योरिंग डिसिप्लिन इन द क्लास, और ड्राइंग स्केच एंड डायग्राम्स ऑन द ब्लैक बोर्ड। तो ब्लैक बोर्ड पर रेखा चित्र और आरेख बनाना। तो यहाँ पे शिक्षण में कम महत्वपूर्ण क्या है? क्या आप विद्यार्थियों को दंड देंगे? तो बिल्कुल ये चीज़ बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे कम महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थियों को दंड दो, ठीक है। तो यहाँ पे पनिशिंग द स्टूडेंट्स है, तो ये आपका कम महत्वपूर्ण है। तो इसका करेक्ट आंसर 74 का ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका 74 नंबर का क्वेश्चन है। तो आप इस प्रकार से मतलब आप खुद को एक टीचर के तौर पे रखें, ठीक है। हायर एजुकेशन में आप जाना चाहते हो, रिसर्च इसीलिए कर रहे हो कि आप हायर एजुकेशन में जाना चाहते हो, आपका ड्रीम है हायर एजुकेशन। पीएचडी के बाद में आप अगर पीडीएफ भी करना चाहते हो, तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड में उसी प्रकार से थिंकिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 75 नंबर का क्वेश्चन है। 75 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? फॉर ए टीचर विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स टू पोसीस। तो एक शिक्षक के लिए कौन सा कौशल रखना सबसे महत्वपूर्ण है? नियमित होना, बीइंग रेगुलर, निर्धारित पाठ्यक्रम को परिवर्तित करना, कन्वरिंग द प्रेस्क्राइब कोर्स, ठीक है, इंश्योरिंग दैट द स्टूडेंट्स आर रिलैक्स्ड वाइल टीचिंग। तो यह सुनिश्चित करना कि शिक्षण के दौरान छात्रों को आराम मिले, मेकिंग स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड व्हाट द टीचर्स एक्सप्लेन। तो विद्यार्थियों को यह समझना कि शिक्षण क्या समझता है। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 75 का करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। डी ऑप्शन में क्या बताया गया है कि एक शिक्षक के लिए कौन सा कौशल रखना सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण जो है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ विद्यार्थियों को समझना कि शिक्षक क्या समझाता है, ठीक है, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट बैरियर टू कम्युनिकेशन इन ए क्लासरूम। तो एक क्लासरूम में सबसे बाधक चीज़ें क्या है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा में संचार में सबसे बड़ी बाधा है? बाहरी विक्षोभ, आउटसाइड डिस्टर्बेंस, कक्षा में शोर, नॉइज ऑफ द क्लासरूम, शिक्षण सहायक सामग्री का अभाव, लक ऑफ टीचिंग एड्स, ठीक है, शिक्षक की ओर भ्रम, कन्फ्यूजन ऑन द पार्ट ऑफ द टीचर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट बैरियर टू कम्युनिकेट इन ए क्लास। तो इन ए क्लास के बारे में पूछा गया है 76 नंबर क्वेश्चन में। तो यहाँ पे शिक्षक की ओर से भ्रम, कन्फ्यूजन ऑन द पार्ट ऑफ द टीचर। तो एक क्लासरूम में अगर एक टीचर पढ़ाने जाता है, अगर टीचर ही कन्फ्यूज है तो वो स्टूडेंट्स को क्या समझाएगा? तो सबसे मेन चीज़ ये है कि टीचर का कन्फ्यूज होना ही सबसे मेन बैरियर है एक क्लासरूम के लिए। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 76 नंबर हो चुका है क्या? 76 हो चुका है। 76 का करेक्ट आंसर आपका, एक सेकेंड, मिसप्रिंट हो चुका है कुछ, बिल्कुल सही है, 76 का डी ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 77 नंबर क्वेश्चन। 77 नंबर में क्या पूछा गया कि एक शिक्षक की योग्यता का आकलन कैसे किया जाता है? हाउ इज द कॉम्पिटेंसी ऑफ ए टीचर जज्ड? पर्सनालिटी, व्यक्तित्व, बुक्स पब्लिश्ड, पुस्तकें प्रकाशित, मीटिंग टू नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स, छात्रों की आवश्यकता की पूर्ति करना, लेंथ ऑफ एसोसिएशन विद ए स्कूल, तो किसी स्कूल के साथ जुड़ाव की अवधि। तो एक शिक्षक की योग्यता का आकलन कैसे किया जा सकता है कि एक टीचर के जो, ठीक है, योग्यता है, ठीक है, कॉम्पिटेंसी है, तो उसका आकलन कैसे किया जाता है, उसको कैसे जज किया जाता है? तो 77 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है, छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, कि छात्र को किस चीज़ की, किस मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, किस तरह की स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, उनको किस मेथड से अच्छा समझ में आता है, तो उन सब छात्रों की जो आवश्यकताओं की पूर्ति करता है वही टीचर आपको इसकी योग्यता का आकलन लगाएंगे। कि अगर क्लासरूम में टीचर से कोई स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर टीचर उसका आंसर दे रहा है, तो वो एक अच्छा अध्यापक माना जाता है कि वो छात्रों की जो भी क्वेरी
होती है उसका आंसर करता है, उनका जो भी क्वेश्चन होते हैं उनका सॉल्यूशन उनको प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो वही सबसे मेन एक जो टीचर है उसकी योग्यता होती है कि मीटिंग द नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा 77 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज बिफोर ए टीचर। तो एक शिक्षक के समक्ष सबसे महत्वपूर्ण चुनौती क्या है? चेकिंग क्वेश्चन पेपर, प्रश्न पत्रों की जांच करना, गेटिंग असाइनमेंट्स फिनिश्ड, असाइनमेंट खत्म करना, मेकिंग टीचिंग लर्निंग इंजॉयबल। ठीक है, शिक्षण अधिगम को आनंददायक बनाना। ठीक है, मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन द क्लासरूम, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। तो एक शिक्षक के समक्ष सबसे महत्वपूर्ण चुनौती क्या होती है? ठीक है, इम्पोर्टेंट चैलेंज ऑफ ए टीचर। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चैलेंज होते हैं एक टीचर के सामने, ठीक है, तो वो कौन से होते हैं, तो उनकी चुनौती क्या होती है? तो यहाँ पे देखो, शिक्षण अधिगम को आनंददायक बनाना, कि छात्र कक्षा में अध्ययन कर रहे हैं उसके दौरान वो अगर टीचर आप जो है कंटेंट ही डिलीवर करवाया जाएगा, उनको एक्सप्लेनेशन मतलब उनको व्याख्यान के माध्यम से समझाएगा, ठीक है, उनको मतलब लेक्चर ही प्रोवाइड करवाते रहेंगे, उनको उस चीज़ में रुचि नहीं है। तो सबसे मेन है कि उनको रुचि पैदा करना। ठीक है, छात्रों में किसी चीज़ को सीखने के प्रति उनको रुचि पैदा करना और रुचि पैदा करके आनंददायी तरीके से उनको अध्ययन प्रोवाइड करवाना। ठीक है, शिक्षण अधिगम जो सामग्री है उसको डिलीवर करवाना इंजॉयबल, ठीक है, तरीके से। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। एक शिक्षक की चुनौती की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती क्या है? कि उनका जो मेकिंग टीचिंग लर्निंग इंजॉयबल। तो करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 79 नंबर क्वेश्चन। 79 नंबर में क्या पूछा गया कि प्रभावी संचार के लिए आवश्यक नहीं है, इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। भाषा मॉड्यूलेशन, स्पीच मॉड्यूलेशन, मोहक व्यक्तित्व, चार्मिंग पर्सनालिटी, उचित इशारे, अप्रोप्रिएट गेस्टर्स, विषय वस्तु का अच्छा ज्ञान, गुड नॉलेज ऑफ कंटेंट। तो एक प्रभावी संचार के लिए आवश्यक नहीं है। तो क्या इंपॉर्टेंट नहीं है प्रभावी संचार के लिए? तो 79 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन, मोहक व्यक्तित्व, चार्मिंग पर्सनालिटी आपके प्रभावी संचार के लिए आवश्यक नहीं है। ठीक है, गुड कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए मोहक व्यक्तित्व होना ये अच्छा नहीं है कि आप अगर हंसमुख हो, ठीक है, मोहक हो, चार्मिंग हो, तो ये आपकी प्रभावी इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया? ये प्रभावी संचारक कौन है? ठीक है, हु इज ए इफेक्टिव कम्युनिकेटर, ऐतिहासिक प्रतिभा वाला व्यक्ति, ठीक है, द वन विथ हिस्टोरिक टैलेंट, जो अपनी बात से स्पष्ट हो, ठीक है, द वन हु इज क्लियर विथ व्हाट ही से, वह जो विनोद प्रिय वक्ता हो, द वन हु इज ए ह्यूमरियस स्पीकर, जो अनेक भाषाओं में बोल सकता है, द वन हु कैन स्पीक इन मैनी लैंग्वेज। तो एक प्रभावी संचारक कौन होगा? ठीक है, किसको आप एक प्रभावी संचारक मानेंगे? जो अपनी बात से स्पष्ट हो, द वन हु इज क्लियर विथ व्हाट ही से, ठीक है, जो बात बोलता है वो क्लियर हो उसकी कि मैं जो चीज़ें बोल रहा हूँ उसमें सोच समझ के वो चीज़ें बोले, तो वही एक प्रभावी संचारक कहलाता है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? कक्षा में क्या आवश्यक है? व्हाट इज द रिक्वायर्ड इन ए क्लासरूम। शिक्षक जो अनुशासित हो और नियमित रूप से उपस्थित लेता हो, ठीक है, टीचर हु इज डिसिप्लिन्ड एंड टेक अटेंडेंस रेगुलरली। शिक्षक छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का प्रभावी ढंग से उत्तर दे। क्या पूछा है? कक्षा में क्या आवश्यक है? टीचर इफेक्टिवली आंसरिंग द क्वेश्चन आस्क्ड बाय स्टूडेंट्स, ए टीचर डिलीवरिंग हिज लेक्चर अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक एंड रिसर्च। पाठ्य पुस्तक एक शोध के अनुसार अपना व्याख्यान देते हुए शिक्षक। पाठ्य पुस्तक की सामग्री और मानक पुस्तकों के आधार पर अपनी व्याख्या देना वाला शिक्षक। ए टीचर डिलीवरिंग हिज लेक्चर ऑन द बेसिस ऑफ टेक्स्ट बुक कंटेंट्स एंड स्टैंडर्ड बुक्स। तो कक्षा में क्या आवश्यक है? तो क्लासरूम में क्या आवश्यक होना चाहिए? तो 81 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, शिक्षक छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्न का प्रभावी ढंग से उत्तर दे। तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे।
81 का करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। टीचर इफेक्टिवली आंसरिंग द क्वेश्चंस आस्क्ड बाय स्टूडेंट, कि स्टूडेंट जो भी क्लासरूम में क्वेश्चन पूछते हैं उनका टीचर के द्वारा इफेक्टिव तरीके से आंसर देना चाहिए। ठीक है, अगर उनको आंसर आता है तो वो आंसर उसका चीज़ का बता देंगे, अगर नहीं आता है तो इस छात्र को बोलेंगे कि अभी मैं इस चीज़ में थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हूँ या फिर मेरे ये चीज़ें क्लियर नहीं है, तो मैं आपको कल की क्लास में ये चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे कक्षा में आवश्यक होती है एक टीचर के द्वारा जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स के द्वारा, तो एक टीचर के द्वारा इफेक्टिवली आंसर ही करना चाहिए उन क्वेश्चन का। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ये परिकल्पना को संदर्भित करता है। हाइपोथेसिस रेफर्स टू द आउटकम्स ऑफ एक्सपेरिमेंट, एक प्रयोग का परीक्षण, ठीक है, परिणाम। कंक्लूजन ड्रॉ फ्रॉम अब एक्सपेरिमेंट, ए बी प्रयोग से निकाला गया निष्कर्ष, ए फ्रॉम ऑफ बेस in which the subject dares to outguess the experimenter, पूर्वाग्रह का एक रूप जिसमें विषय प्रयोगकर्ता के बाहर निकालने की कोशिश करता है। ए टेंटेटिव स्टेटमेंट अबाउट द रिलेशनशिप, रिश्ते के बारे में एक अस्थायी बयान। तो परिकल्पना को संदर्भित करता है, तो परिकल्पना को क्या संदर्भित करता है, तो यहाँ पे रिश्ते के बारे में एक अस्थायी जो बयान होता है, ए टेंटेटिव स्टेटमेंट अबाउट द रिलेशनशिप। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि सांख्यिकी का उपयोग शोधकर्ताओं द्वारा किया जाता है। स्टैटिस्टिक इज यूज्ड बाय रिसर्चर टू, एक अध्ययन में एकत्रित अनुभवजन्य डेटा का विश्लेषण करें। एनालाइज द एम्पिरिकल डाटा कलेक्शन इन ए स्टडी, उनकी खोज को बेहतर बनाए, उनके चर को परिचालनात्मक रूप से परिभाषित करें, ठीक है, और सुनिश्चित करें कि अध्ययन उसी तरह सामने आए जैसे उसका इरादा था। तो क्या पूछा गया था क्वेश्चन में कि स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी का उपयोग शोधकर्ता द्वारा किया जाता है, तो किस में किया जाता है, यूज बाय रिसर्चर। स्टैटिस्टिक इज used by researcher analyzing the empirical data collection in a study, make their finding sound better, operationally define their variables, ensure the study comes out the way it was intended। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 83 का। 83 में ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एक अध्ययन में एकत्र अनुभवजन्य डेटा का विश्लेषण करना, एनालाइज द एम्पिरिकल डेटा कलेक्टेड इन ए स्टडी, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया, एक लेक्चर रिव्यू रिक्वायर्ड, तो एक साहित्य समीक्षा की आवश्यकता है। योजना और अच्छा, प्लानिंग गुड एंड क्लियर राइटिंग, लॉट ऑफ री राइटिंग, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे एक लेक्चर रिव्यू रिक्वायर्ड में एक जो लेक्चर है उसमें रिव्यू रिक्वायर्ड क्या होती है, ठीक है, किस साहित्य समीक्षा की आवश्यकता होती है। तो 84 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। प्लानिंग गुड एंड क्लियर राइटिंग, लॉट ऑफ री राइटिंग, ऑल ऑफ द अबव, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85 नंबर में क्या पूछा गया है, एक साहित्य समीक्षा इस धारणा पर आधारित है कि ए लेक्चर रिव्यू इज बेस्ड ऑन द अजम्पशंस, तो एक साहित्य समीक्षा इस धारणा पर आधारित है दूसरों से काम से नकल, ज्ञान दूसरों के कार्य से संचित होकर सीखता है, ज्ञान का संचय होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं विकल्प। तो ए लेक्चर लिटरेचर रिव्यू इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट कॉपी फ्रॉम द वर्क ऑफ अदर्स, नॉलेज accumulates and learn from the work of others, knowledge disaccumulates, none of the above। तो यहाँ पे एक साहित्य समीक्षा का इस धारणा पर आधारित है, तो किस पे आधारित है, तो 85 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। ज्ञान दूसरों के कार्यों से संचित होकर सीखता है, नॉलेज accumulates एंड लर्न फ्रॉम द वर्क्स ऑफ अदर्स, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा 85 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 86 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि एक सैद्धांतिक रूपरेखा है। ए थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, चरों के बीच आर एस को विस्तृत करें, एलिब्रेट द आर एस अमंग द वेरिएबल्स, इन आर एस के अंतर्निहित तर्क की व्याख्या करना, एक्सप्लेन द लॉजिक अंडरलेइंग दीज आर एस, ठीक है, आर एस की प्रकृति और दिशा का वर्णन करना, डिस्क्राइब द नेचर एंड डायरेक्शन ऑफ द आर एस, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। तो एक सैद्धांतिक रूपरेखा है, तो क्या है, तो क्वेश्चन नंबर
86 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन आपका क्या है, उपरोक्त सभी चरों के बीच आर एस को विस्तृत करें, आर एस के अंतर्निहित तर्क की व्याख्या करता है और आर एस की प्रकृति और दिशा का वर्णन करें। तो उपरोक्त सभी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। 87 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। नोट पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। अनुसंधान, ठीक है, सत्य कथन नहीं है। अनुसंधान प्रस्ताव एक दस्तावेज है जो किसी परियोजना के लिए योजना प्रस्तुत करता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका अनुसंधान बिल्कुल सही है। अनुसंधान प्रस्ताव से पता चलता है कि अनुसंधानकर्ता प्रस्तावित अनुसंधान परियोजना का सफलतापूर्वक संचालन करने में सक्षम है, ये भी सही है। अनुसंधान प्रस्ताव एक असंगठित और अनियोजित परियोजना है। क्या अनुसंधान प्रस्ताव एक असंगठित और अनियोजित परियोजना है? नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं कि एक अनुसंधान प्रस्ताव एक अनुसंधान रिपोर्ट की तरह ही है और अनुसंधान परियोजना से पहले लिखा गया है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा कि अनुसंधान प्रस्ताव एक असंगठित और अनियोजित परियोजना है। बिल्कुल ऐसा चीज़ें गलत है, ये चीज़ असंगठित और अनियोजित नहीं है, संगठित और नियोजित परियोजना है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो यहाँ पे रिसर्च प्रपोजल इज ए डॉक्यूमेंट दैट प्रेजेंट्स ए प्लान ऑफ ए प्रोजेक्ट। रिसर्च प्रपोजल शो दैट द researcher is capable of successfully conducting the proposed research project और a research proposal is unorganized, बिल्कुल नहीं है, organized and planned project है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। a research proposal is just like a research report and written before the research project। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 88 नंबर का। यहाँ पे पूछा गया है प्रारंभिक डेटा संग्रह का एक हिस्सा है। प्राइमरी डेटा कलेक्शन इज ए पार्ट ऑफ द। तो प्रारंभिक डेटा संग्रह का हिस्सा है वर्णनात्मक अनुसंधान, खोजपूर्ण अनुसंधान, अनुप्रयुक्त अनुसंधान और एक्सप्लेन स्टोर अनुसंधान, ठीक है। तो यहाँ पे प्रारंभिक डेटा संग्रहण का एक हिस्सा है। तो किसके प्राइमरी डेटा कलेक्शन के बाद एक पार्ट पूछा है कि कौन सा प्रिलिमिनरी डेटा के एक पार्ट के बारे में पूछा गया है। तो 88 नंबर के करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। खोजपूर्ण अनुसंधान, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 89 नंबर। 89 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि सर्वेक्षण करना उत्पन्न करने का सबसे आम तरीका है। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में क्लास का फीडबैक ज़रूर प्रोवाइड करवाइए ताकि आपको मैं और भी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूं, क्योंकि मुझे मोटिवेशन तभी मिलेगा जब आप क्लास को अच्छा फीडबैक देंगे, ठीक है। मुझे मोटिवेट करेंगे कि हाँ मैम अच्छा कंटेंट है और हमें हेल्पफुल हो रही है। बाकी ऐसी चीज़ें फालतू की चीज़ें मैं यहाँ पे डिलीवर नहीं करती और क्लास के दौरान जो भी आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलते हैं उसमें फालतू की चीज़ें आपको मैं बिल्कुल भी नहीं बोलती, कुछ भी नहीं बोलती, ठीक है। आपको वही कंटेंट मैं डिलीवर करवाने की कोशिश करती हूँ ताकि मुझे पता है कि एक स्टूडेंट अगर प्रिपरेशन कर रहा है तो यहाँ पे क्वेश्चंस आपके PYQ बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। PYQ पेपर आपके बहुत ज़रूरी होते हैं, तो आप क्वेश्चंस अच्छे करिए। जितने भी मेरी क्लासें हैं वो प्रीवियस क्लास से भी आप ज़रूर से देख लीजिए और इनकी जो प्लेलिस्ट बनाई हुई है तो ज़रूर से पूरी क्लासें देखिए। मैं आपको यही कहती हूँ कि अगर आप PhD में रिसर्च मेथोलॉजी अच्छा करना चाहते हो ना तो मेरी क्लासों से बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है, कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। आपके कॉन्सेप्ट सारी चीज़ें यहीं पर क्लियर कर दी जाएंगी और इतने क्वेश्चन है मेरे पास में, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, ठीक है। आपकी मतलब आप देख भी नहीं पाओगे अपने एग्जाम तक, ठीक है। अगर आपके जितने दिन आप पर डे 2 पेपर भी देखना चाहो ना तो मेरे पास इतने पेपर्स हैं कि आप पर डे जितने भी देखना चाहोगे ना तो वो देख ही नहीं पाओगे, इतने पेपर पड़े हैं मेरे पास। तो आपका सपोर्ट चाहिए मुझे आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाने के लिए, तो आप मुझे सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फीडबैक ज़रूर प्रोवाइड कराइए। हर क्लास का फीडबैक मुझे चाहिए, ठीक है, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में अपना इम्प्रूवमेंट करूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंडक्टिंग सर्वेज इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ जनरेटिंग। तो यहाँ पे प्राइमरी डेटा, ठीक है, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, क्वालिटेटिव डेटा और नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे कंडक्टिंग सर्वे इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ जनरेटिंग। 89 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि सर्वेक्षण करना उत्पन्न करने का सबसे आम तरीका है। कंडक्टिंग सर्वे इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ जनरेटिंग। तो प्रारंभिक डेटा, द्वितीय डेटा, गुणात्मक डेटा और उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, क्वालिटेटिव डेटा, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 89 का। 89 में आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रारंभिक डेटा। सर्वेक्षण करना उत्पन्न करने का सबसे आम तरीका क्या है कि जो रिसर्चर होता है
अगर वो सबसे पहले अपना जो प्रारंभिक डेटा है खुद जा के जो डेटा है खुद से रिसर्च करता है तो वो प्रारंभिक डेटा, ठीक है, करने का सबसे आम तरीका है कि वो प्रारंभिक डेटा कलेक्ट करता है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90 आपका है। 90 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एक महत्वपूर्ण चर की पहचान करने और सैद्धांतिक ढांचा में तार्किक तर्क स्थापित करने के बाद अनुसंधान प्रक्रिया में अगला कदम क्या है? सर्वेक्षण करना, परिकल्पना उत्पन्न करना और समूह चर्चा पर ध्यान केंद्रित करना और किसी अन्वेषण को में प्रयोगों का प्रयोग करना। ठीक है, तो यहाँ पे आफ्टर आइडेंटिफाइंग द इम्पोर्टेंट वेरिएबल्स एंड established the logical reasoning is theoretical framework, the next step in the research process is to conduct survey, to generate the hypothesis, to focus group discussion or to use experiments in a इन्वेस्टिगेशंस। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे महत्वपूर्ण चर की पहचान करने और सैद्धांतिक ढांचे में तार्किक तर्क स्थापित करने के बाद अनुसंधान प्रक्रिया का जो अगला कदम है, तो स्टेप्स के बारे में पूछा गया है, नेक्स्ट स्टेप कौन सा होता है? तो 90 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, परिकल्पना उत्पन्न करना, टू जनरेट द हाइपोथेसिस, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो आज की क्लास में हमारे क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपको और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। तब तक कि आप हमारे साथ में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर।